एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस और आज भी आपको मज़ा आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस चैनल पे भले ही अभी व्यू नहीं जा रहा, बट इतनी मेहनत की जा रही है ना। आपको प्रीवियस ईयर देख के आपको पता है कि मैंने आपके 120 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप से आपको ना क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ मैथ में। उतना कर लोगे तो तुम 100 में 100 ला सकते हो। तो भाई मैं जो भी चीज़ लाता हूँ बिल्कुल जेन्युइन लाता हूँ, ठीक है। एक बात याद रख लेना। चलो तो हम लोग डायरेक्ट आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हिंदी और इंग्लिश का पांचों का प्लेलिस्ट बना दिया है ऑब्जेक्टिव का। आप वहां से जाके अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहला सवाल की बात करते हैं, प्रकाश के है ना कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। अच्छे से याद रखना, पहला का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन था मेरे भाई? न्यूटन था। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के है ना प्रतिपादक थे। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला सवाल बस बने रहोगे तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से निपटा पाओगे, है ना। अगर कहीं चले जाते हो तो भाई निपटा नहीं पाओगे। दूसरा नंबर का सवाल आपके पास है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंगे होती है मेरे भाई वो यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर लाडलो हम लोग बेहतर तरीके से बात करेंगे, है ना। एक एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको शांति बना के कर लेना है ना। आपको पता है कि मैंने कितने बेहतर तरीके से मेहनत करी है और मैंने सीरीज बनाया है आप लोगों के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण है वो कालांतर होता है। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होता है? कालांतर। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिकरण की घटना का कारण, ठीक है। तो क्या होता है मेरे भाई? कालांतर, यानी फेस डिफरेंस इसको बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में अगर भूल जाओगे तो कभी इंग्लिश में पकड़ लेना, और इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से करा करो। अगला सवाल, कांच के लिए कोण होता है। क्वेश्चन देख लो, कांच के लिए कोण होता है 30 डिग्री। अच्छे से याद रख लेना, कांच के लिए जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली शाम में 6:30 बजे आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियोस मिलती हैं और बाकी सारे के सारे आपके कोर्स चल रहे हैं बेहतर तरीके से। तो पांचों सब्जेक्ट अगर आप अभी से भी 3 महीना टाइम है, 2 महीना टाइम है और रेगुलरिटी ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आप मचा के आने वाले हो। कह रहा है अगला सवाल, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली की बात कर रहा है तो वो शून्य होती है, 0 होती है। अच्छे से आपको याद हो गया होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आराम से करना है, 15 मिनट 12 मिनट लगते हैं एक ऑब्जेक्टिव के वीडियोस करने में। आप चाहो तो थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट कर सकते हो, ठीक ना। अगला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भीतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भीतिक का मात्रक है मेरे भाई? तो 6 का ऑप्शन नंबर कह रहा है वो दूरी का होता है प्रकाश वर्ष। हर व्यक्ति को पता है, क्लास 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी तुमने देख ही लिया, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का जो क्रांति के कोण होता है मेरे भाई वो कम होता है। अच्छे से याद रखो, तो इसका आंसर है बिरंगी रंग के लिए। अच्छे से याद रहेगा, बिरंगी रंग के लिए 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हम लोग करेंगे ध्यान से। अगला जो कि 8 नंबर का सवाल कह रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर होगी। सिंपल सी बातें हैं। कितनी होगी? 5 डायोप्टर होगी। अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव मैं तैयारी करा रहा हूँ, पांचों सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज डाल रखा है। अब इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ तो संपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ, इतना दिमाग में रख लो, है ना। 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस जो है मेरे भाई, ध्यान से समझना, 2 उत्तल लेंस परस्पर अगर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस आपका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समतुल्य, है ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है। चलो आप लोग सोचो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फटाक से बता दो। 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्तल, है ना। क्या होगा? उत्तल होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
अगला सवाल जो कि 10 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक पूछ रहा है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो 400 500 ऑब्जेक्टिव करना है एक सब्जेक्ट में, घुमा फिरा के फिर से वो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे कि डेली आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत 7वें आसमान तक चली जाएगी डेली ऑब्जेक्टिव करते रहे तब, और आप अपने एग्जाम में मचा दोगे। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होगा मेरे भाई, वो मान कितना होगा, 1 होगा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अच्छे से याद रख लेना, थोड़ा देख लेना। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी तरंगांक होता है, जो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा लाडले, है ना, गोलाकार। ठीक है, कैसा, गोलाकार। अच्छे से याद रख लेना। 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन है, तो कौन है भाई साहब, फैराडे। कौन, फैराडे। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। डेली अगर आप 6:30 बजे जुड़ते हो तो आप अपने एग्जामिनेशंस में फोड़ के आने वाले हो। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अच्छे से याद रख लेना, है ना, क्या होता है, हेनरी होता है, बिल्कुल सही है। अगला करेंगे 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो 2 प्राप्त होती है, यहाँ पर 2 नहीं, तो प्राप्त होती है, बाबर श्रेणी प्राप्त होती है। 16 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रीडबर्ग, एक क्वेश्चन अपने जहन में रखना, रीडबर्ग की बात कर रहा है तो मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, चलो याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 18 नंबर का सवाल है, और 18 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो बना होता है। अच्छे से याद रख लेना, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स इज मेड अप ऑफ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है, और 19 नंबर सवाल कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक, रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है क्यूरी। याद रहेगा, क्यूरी 2 बार बोलो, क्यूरी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है, तो सोडियम का। अच्छे से याद रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा, तांबा, बोरियम, सोडियम। तो निम्न में से किस धातु का जो विद्युतीय कार्यफलन होता है, न्यूनतम होता है, वो सोडियम का। किसका, सोडियम का। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करें 21 नंबर। प्रकाश विद्युत सेल है, ओ क्या सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रकाश विद्युत सेल जो है वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत जो सेल है वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। मैं इतना बार क्वेश्चन बोल दूंगा ना कि आप सब सही करने वाले हो, बस इतना अपने जहन में रख लेना। ठीक है, डेली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो भाई साहब वैल्यू ऐड हो रही है। मेरे को लग रहा है कि मेरी तैयारी जो है वो परफेक्ट लेवल पर जा चुकी है। 22 नंबर का सवाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। अपने दिमाग में ये क्वेश्चन हटा लेना एकदम। और अगला जो कि 23 नंबर सवाल है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में जो उपयोग होता है लाडलो, वो होता है 2 डायोड, है ना, 2 डायोड। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला हम लोग सवाल करेंगे 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में कौन सी भौतिक राशि समान होती है। क्वेश्चन, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में, है ना, कौन सी जो भौतिक राशि है वो दोनों में समान होती है। क्वेश्चन सुन लिया लाडले, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है, ऊर्जा होगा या संवेग होगा, संवेग होगा, है ना, क्या होगा, संवेग होगा। एग्जाम में जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे सेम उसी लेवल से मैंने बना रखा है, सेम उसी लेवल से मैंने बना रखा है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे मुड़ती है तो यहाँ पर तो नहीं, तो यह क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया है मेरे भाई ये क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, विवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे मुड़ती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है अवरोधक।
अगला जो सवाल है वो 26 नंबर कह रहा है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, याद रख लेना, है ना, प्रकाश का व्यक्तीकरण, है ना, प्रकाश का परावर्तन नहीं कर। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देने लगता है, मुड़ता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण। कोई पेंसिल उनसिल डालते हो कहीं तो, है ना, डब्बा हुआ में, बाल्टी उल्टी में पानी के साथ, है ना, यहाँ कलर बोल रहा है, कलर बदल रहा है, कलर ऐसा हो जाता है तो विवर्तन के कारण। और अगला जो 27 नंबर का सवाल है कि विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक सही है? विद्युत धारिता के लिए जो फैराडे मात्रक है वो बिल्कुल सही है ना, विद्युत धारिता के लिए। अगला जो 28 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा का मात्रक, लो आसान सा सवाल आ गया तुम्हारे पास। ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, किसका होता है? ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल जो कि 29 नंबर है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर है मेरे भाई वो मापा जाता है वोल्ट में। किसमें मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला जो कि 30 नंबर का सवाल है कि विद्युत हीटर में इस तत्व का व्यवहार किया जाता है, वह है, यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका व्यवहार किया जाता है, पूछ रहा है, तो होता है नाइक्रोम। ठीक है, हर किसी को पता है। तो 30 क्वेश्चन कराया, डेली 6:30 बजे वीडियो डाल देता हूँ ऑब्जेक्टिव का, याद रख लेना। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डेड ही देखो, टाइम सेव होगा, फास्ट करके भी देख सकते हो और अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।